चलिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, पहले उनकी चर्चा करी जाए। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। सबसे पहले सचिन, टाटा मोटर्स आप रेडी रखो, मैं आता हूं आपके पास। निफ्टी के दो नंबर्स पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, दोनों ऑटो कंपनी, टाटा मोटर्स और आइशर मोटर्स। पहले टाटा मोटर्स की चर्चा। हर्षदा, कैसे लग रहे हैं नंबर्स? वो हेडलाइन तो कह रही थी मुनाफा 3 गुना टाइप। मुनाफे में कोई दिक्कत नहीं, ओवरऑल ऑपरेशनल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आशीष, लेकिन FY25 का जो आउटलुक है वो दिल तोड़ सकता है। अब इस तिमाही यानी कि Q4 में कंपनी ने क्या डिलीवर करके दिया वो आपके सामने। 3 गुना मुनाफा बढ़ता हुआ, रेवेन्यू में करीब 14% तक की ग्रोथ है। 1.2 लाख करोड़ के आसपास ये फिगर आया। मुनाफा 3 गुना क्यों बढ़ा है? क्योंकि इनके हाथ एक साइजेबल टैक्स क्रेडिट लगा, और वो अगर आप हटा के देखेंगे तो तब भी मुनाफे में इजाफा है, वो जो 9,200 करोड़ के आसपास आया है। तो वो फाइन प्रिंट आपकी स्क्रीन पर आएगा कि वो टैक्स क्रेडिट कितना बड़ा था, जिससे अब हम देख रहे हैं वो 3 गुना मुनाफे में बढ़त आई है। टैक्स क्रेडिट 8,159 करोड़ के आसपास का कंपनी के हाथ लगा है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है, 14.2% के आसपास मार्जिन, 33% एबिटा बढ़ता हुआ 17,035 करोड़ पर यह फिगर आ खड़ा हुआ है। तो उस लिहाज से देखें तो नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट जेएलआर का भी परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर जेएलआर के केस में रेवेन्यू में लगभग 10% का इजाफा देखने को मिला है। मार्जिन्स जो हैं वो भी बढ़कर आए हैं 16.3% वर्सेस 14.8%, और साथ ही साथ जेएलआर के केस में एबिटा जो है वो नियरली 22% बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो ये नतीजे हुए, नतीजों में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी जो FY25 को लेकर आउटलुक दे रही है वो खासा निराशाजनक है। वहां पर आप गौर करिएगा, कंपनी ने सबसे पहले कहा है जो जेएलआर ड्राइव करता है अच्छा खासा बिजनेस, वहां पर FY25 में दरअसल गाइडेंस एकदम फ्लैट रहने वाला है। जेएलआर के केस में इस तिमाही में 16.8% तक का इनका मार्जिन आया था। कंपनी ये भी कह रही है कि वर्किंग कैपिटल में कमी होती हुई दिखाई दे सकती है, कॉस्ट हेडविंड्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसीलिए फ्लैट देखने को मिलेगा वो बिजनेस। सीवी डिमांड सेकेंड हाफ में पिकअप होगी, लेकिन फर्स्ट हाफ में फ्लैट टू मार्जिनल डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। फ्लैट या फिर कुछ गिरावट भारतीय सीवी डिमांड में देखने को मिलेगी। पैसेंजर व्हीकल्स में भी अगर आप गौर करें तो कंपनी कह रही है ये सब 5% की ग्रोथ दिखाएगा सेगमेंट FY25 में। तो चाहे वो सीवी बिजनेस हो, पीवी बिजनेस हो या फिर जेएलआर के मार्जिन्स हो, सबको लेकर जो आउटलुक है वो आप कह सकते हैं थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है। कॉस्ट बढ़ने का डर है, बिजनेस में अच्छा खासा जो मोमेंटम था वो स्लो डाउन होने का डर है, इसीलिए वो गाइडेंस खासा खराब है। और इसको लेकर दरअसल आज नोमरा की भी एक रिपोर्ट आई है। नोमरा ने इनफैक्ट न्यूट्रल कॉल दिया है। यहां पर वो कह रहे हैं कि करीब करीब 1141 के आसपास वो स्टॉक दिखाई दे सकता है, और ये गाइडेंस उनको भी पसंद नहीं आया है। ओके, टाटा मोटर्स ठीक है, डिलीवर करा। थोड़ी सी कमेंट्री गड़बड़ा गई। ब्रोकरेजेस वैसे डिवाइडेड है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट के साथ जा रहा है, लक्ष्य बढ़ा दिया। जेफरीज खरीदारी कर रहा है 1250 के लक्ष्य के लिए। दो जो ठंडे पड़े उसमें नोमुरा न्यूट्रल चला गया और मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड करके इक्वल वेट कर दिया, पर सबके लक्ष्य मौजूदा भाव से ऊपर। इवन नोमुरा के भी 1141, मौजूदा भाव से 100 रुपए की तेजी ही है। सचिन, कैसा प्लेस्ड है भाई चार्ट्स में? अप्रोच क्या रखें? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है, नतीजे ठीक ठाक थे तो गाइडेंस गड़बड़ा गया और ब्रोकरेजेस कंफ्यूज कर रही हैं। आशीष जी, क्लियरली अगर हम लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लासिक सेक्युलर बुल रन में ये लॉक्ड इन रहा है। इनफैक्ट पिछले लगभग अराउंड 3 महीने से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी तो यहाँ पर इंटैक्ट है, 1140 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पर ओवरऑल अभी भी यहाँ पर नजर आ रही है। एंड इमीडिएट बेसिस पे भी जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से एक आउट परफॉर्मेंस से एक काफी स्ट्रॉन्ग वी शेप रिकवरी थी, तो आई थिंक प्रोबेबली कहीं जाकर ये सारे रिजल्ट से डिस्काउंट कर रहा था। तो मुझे लग रहा है अगर 1080 के ऊपर अगर ये खुल जाता है तो आई थिंक 1100 तक की एक रैली बन सकती है, बट वहां पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली होने की संभावना नजर आ रही है। सो यहाँ पर मेजर ट्रेंड तो यहाँ पर काफी अच्छी तरह इंटैक्ट है। जब तक 1020 का लेवल टूटता नहीं है, आई थिंक ये मोमेंटम ऑन द हायर साइड कंटिन्यूड रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट ऑन द अपसाइड हो सकता है लगभग अराउंड 1085 से लेके 1100। टाटा मोटर्स और इसका डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला डीवीआर दोनों रडार पे रहेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन पे नंबर्स पे रिएक्शन होना है। ऐसे ही निफ्टी का एक और रिएक्शन होना है नंबर्स पे, वो है आइशर मोटर्स।
गावा सर, आप चार्ट रेडी रखना, आपके पास आऊंगा। हर्षदा, नंबर्स कैसे लग रहे हैं? यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है आशीष। मुनाफा उम्मीद से थोड़ा सा फीका है, लेकिन बाकी सब नंबर्स काफी बढ़िया हैं, अच्छी खासी ग्रोथ है। 32% के आसपास प्रॉफिट में ग्रोथ, 783 करोड़ का ये फिगर। रेवेन्यू 9.5% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप एबिटा और मार्जिन के फिगर पर आएंगे तो वहां पर भी ग्रोथ है। एबिटा करीब करीब 22% बढ़कर करीब 1155 करोड़ पर आता हुआ, और मार्जिन में आप देखिए क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 27.6% के आसपास मार्जिन। इनफैक्ट ये मार्जिन जो है मल्टी क्वार्टर हाई पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा मार्जिन में कंपनी ने दर्ज किया है। रेवेन्यू भी हाईएस्ट एवर Q4 रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया है। अब कॉन्फ्रेंस कॉल जो हुआ उसमें कंपनी ने क्या कहा? कंपनी बेसिकली कह रही है टू व्हीलर में मिडिल वेट सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं FY25 के साल में। रॉयल एनफील्ड में कई सारे नए लॉन्चेस आएंगे, उससे ग्रोथ और मजबूत होती हुई दिखाई दे सकती है। कमोडिटी के दाम में कमी आने की उम्मीद बहुत कम है। जो कॉस्ट हेडविंड्स का उल्लेख टाटा मोटर्स ने किया था, यहां पर भी वही उभर कर आया है। उस लिहाज से मार्जिन थोड़े से दायरे में रहते हुए दिखाई देंगे। तो ये साल क्योंकि मेटल प्राइसेस में एक रनअवे मूव देखने को मिल चुका है, उसका इंपैक्ट अब वो मार्जिन फ्रंट पर आता हुआ दिखाई देगा ऑटो कंपनियों की तरफ से। ये एक चीज है जो शायद थोड़ी सी चिंता डालेगी, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ को लेकर कंपनी का कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बना हुआ है। ओके, ये है आयशर मोटर्स। अब ये खड़ा है 4650 पे। एक ब्रोकरेज तो मौजूदा भाव के आसपास, वो भी 400 रुपये नीचे, और एक तो 3500 की बात कर रही है। मतलब कोई बहुत ज्यादा बुलिश इन लेवल से नहीं है इस स्टॉक पे। कहा सर आयशर मोटर्स, लेकिन चार्ट पे इनलाइन नंबर्स हैं, बढ़िया नंबर्स हैं, और ऐसे नंबर एक्सपेक्टेड थे, बैंग इन लाइन है, लेकिन चार्ट कैसा प्लेस्ड? बाई मोड पर तो है आयशर मोटर्स बिल्कुल, और जो शुरू हुआ है इनका जो सफर 3800 से शुरू हुआ है, उसके बाद करीब 4600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। साइडवेज कंसोलिडेशन है और अपमूव ऑन है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 4535 के आसपास, जब तक वो बरकरार है तब तक सब कुछ ठीक है। हो सकता है पहला लक्ष्य 4800, लेकिन मुझे लगता है आयशर मोटर्स ऑन है। शायद आते दिनों में 5000 भी देखेंगे, तो इस बाय ऑन डिप स्टॉक। बाय ऑन डिप्स का मन है भाई गावा सर का। फंडामेंटली 12 मंथ के टाइम होराइजन से ब्रोकरेजेस मान रही हैं कि यहां से कोई मीनिंगफुल अपसाइड शायद ना नजर आए, लेकिन चार्ट्स में दमकम है। गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाया जा सकता है। नंबर्स ने कुछ कंप्लेंट नहीं, बहुत बढ़िया डिलीवरी दी है। 3 वायदा बाजार के नंबर्स पर रिएक्ट करना है, इन 2 निफ्टी के नंबर्स के अलावा। एक काम करिएगा, एबीबी आपने चर्चा में डाला ही था बहेती साहब, तो आप ही के पास आऊंगा। मानस जेके सीमेंट आप देखना, और सतपुते साहब कह रहे थे आरती इंडस्ट्रीज तो मैं ही देखूंगा। तो इन तीनों स्टॉक्स पे चर्चा, लेकिन हर्षदा नंबर्स कैसे? नंबर्स के साथ शुरू करते हैं आशीष, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मुनाफा 87% बढ़कर आया, या 88% आप कहें, 460 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू में 28% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, यह भी एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। साथ ही साथ आप देखिएगा एबिटा लगभग डबल हुआ है, 98% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये 565 करोड़ पर आया। मार्जिन 12% से बढ़कर 18.4% पर आ रहे हैं, तो यहां पर भी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अब कंपनी के रेवेन्यू में जो ग्रोथ देखी गई है उसकी एक वजह है तो इनका इलेक्ट्रिफिकेशन बिजनेस जो 30% बढ़ा है, साथ ही साथ इनका प्रोसेस ऑटोमेशन का बिजनेस। ऑर्डर इनफ्लो 5.5% ऊपर है, 3607 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोस, और लगातार पिछले 5 से 6 तिमाहियों में हमने देखा है 3500 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स ये आसानी से बैक कर रहे हैं, इसीलिए नंबर्स काफी अच्छे हैं। साथ ही साथ अगर आप ध्यान दें, ब्रोकरेजेस खासतौर से जेफरीज कह रहा है कि यहां पर दरअसल उनकी एक्सपेक्टेशन से 52% ज्यादा बेहतर रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखाई दी है। टारगेट 8845 का है, टारगेट इन्होंने दरअसल बढ़ाया है, बाई साइड पर हैं ही। यहां पर यूबीएस की तरफ से भी टारगेट दरअसल बढ़कर आ रहा है, वो भी कह रहे हैं 8000 एंड बियॉन्ड तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। उस लिहाज से ब्रोकरेजेस को पसंद आया, एक थम्स अप है एबीबी के नंबर्स को लेकर। अब फटाफट से मैं जेके सीमेंट और आरती इंडस्ट्रीज भी मेंशन कर देती हूं। जेके के केस में मुनाफा 219 या फिर 220 करोड़ पर आया है। रेवेन्यू 12% बढ़ा है, 3106 करोड़। एबिटा में 85% तक की वृद्धि जरूर देखने को मिली है। मार्जिन्स भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? कॉस्ट इनके काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसीलिए वॉल्यूम्स इनके थोड़े से फीके हैं। एबिटा पर टन में थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स ग्रे साइड पर करीब 13% ऊपर हैं, व्हाइट साइड पर 3% पर है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन हालांकि 4.5% कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। आरती इंडस्ट्रीज
इस कंपनी के लिए मुनाफे में दबाव देखने को मिला है 11% के आसपास का, 132 करोड़ का ये फिगर है। हालांकि रेवेन्यू 7% बढ़ा है, 1773 करोड़, ये भी थोड़ा सा मिस है। इबिटा लेवल पर ज्यादा आप देखेंगे तो 12% की ग्रोथ है, 283 करोड़ का, मार्जिन्स करीब 16% पर आए हैं, तो थोड़ा बहुत मिस देखने को मिला है कंपनी की तरफ से, स्पेशली इनका इबिटा, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर। मार्जिन्स ऑफ कोर्स उम्मीद से बेहतर जरूर दर्ज हुए हैं। तो मिले जुले हो गए आरती के। जेके ने सब कुछ करा लेकिन फिर भी पसंद नहीं आ रहा, और एबीबी तो खैर बढ़िया है ही है। मोहिती साहब, एबीबी इंडिया, आपने सीमेंस और एबीबी की बात छेड़ी थी, सीमेंस के साथ गए थे, सही कहा था आपने, एबीबी शायद गैप अप हो जाए, लेकिन क्या व्यू बन रहा है, इस स्टॉक में कितना दमखम नजर आता है? जी आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से फ्राइडे को 11% का हुआ है बिल्टअप इसमें देखने मिला, और 0.8 के करीब पीसीआर पुट कॉल रेशियो जिस हिसाब से खड़ा है, मुझे लग रहा है इसमें आज एक अच्छा खासा गैप अप देखने मिलेगा, और 7500 प्लस के शायद लेवल्स भी आज देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है, होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। गैप अप के बाद इसे चेज नहीं करे, कोई भी डिप अगर मिलता है इंट्राडे में छोटा भी, तो वहां पे एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है, जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 7100 का, और 7400 और 7500 तक के टारगेट्स के लिए इसमें होल्ड करें। गैप अप के बाद कूदे ना इस स्टॉक में, ठंडा पड़ने दे, तभी बेहतर है इसमें एंट्री करना। मानस, जेके सीमेंट बढ़िया नंबर थे देखने में, आए 12%, इबीटा 60% साल दर साल, फिर भी स्ट्रीट को लग रहा है कि कमजोर है, रियलाइजेशन वगैरह का इश्यू है। चार्ट्स पे कैसा है? तो देखिए, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, सही जगह पर है जहां पर आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंफर्मेशन का इंतजार करना पड़ेगा। तो अगर खरीदारी करेंगे तो 39.75 के ऊपर ही खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 37.75 का। अगर उसके नीचे गया तो गिरावट बढ़ेगी, तो अभी खरीदारी ना करें, ब्रेकआउट पे 39.75 के ऊपर ही खरीदारी करें। बिल्कुल सही बात है, पिटा हुआ स्टॉक है, बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है, वॉच आउट करिएगा। अगर दमखम दिखाई तो कवरिंग के मूव्स बढ़िया मिल सकते हैं, पर वॉच आउट करना। मानस होंगे स्क्रीन पे कंटिन्यूस सेशन में, अगर ऐसा कुछ संकेत आ रहे होंगे तो मानस से जेके सीमेंट की चर्चा हो रही है, आप एबीबी लगाए हुए हैं, जेके सीमेंट के स्टॉक पे चर्चा कर लेंगे। सतपुते साहब, आरती इंडस्ट्री से कंफ्यूजिंग है, नंबर्स कमजोर से हैं, पर ऑपरेशनली सरप्राइज कर दिया, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेक्टेशन के सामने तगड़ा एक्सपेंशन आ गया है, समझ में नहीं आ रहा स्टॉक कहां जाएगा। चार्ट्स पे कैसा है? आशीष जी, देखिए चार्ट पे अगर आप देखें तो परसों के दिन फ्राइडे यहाँ पे एक पुल बैक मिला, लेकिन ये पुल बैक मुझे लगता है ये यूपीएल के पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये एंटीसिपेशन में जो यूपीएल चला था उसके चलते आरती में भी एक मोमेंटम आया। 100 डीएमए को उसने प्रोटेक्ट किया। 100 डीएमए कहाँ पे है? 665। तो मुझे लगता है आशीष जी 665 से लेके 700 तक का पुल बैक पॉसिबल है, प्रोबेबली 700 से लेके 710, लेकिन 700-710 एक मेजर हर्डल है। इसका ट्रेंड अभी भी वीक है। अगर पुल बैक पे यानी बाजार ओपनिंग के बाद ये अगर सीधा टेस्ट करता है 700-710, तो वो लेवल होगा, वो जोन होगा जहां पे फिर से मुझे लगता है वीकनेस परसिस्ट होगी। तो चार्ट तो यहाँ पे वीक है, इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी। प्रोबेबली इसका जो टारगेट अभी भी पेंडिंग है पोजिशनली, वो रहेगा 635 से 640। तो स्ट्रक्चर वीक है, ओवरऑल देखे तो सेल ऑन राइज दिखता है। स्ट्रक्चर वीक है, सेल ऑन राइज का स्टॉक है, एक्सपेक्टेशन से थोड़े से म्यूटेड से थोड़े से कमजोर परफॉर्मेंस क्वार्टरली नंबर्स में भी देखने को मिली है। अब आइए अगले दो बैंक्स। रचना जी, आप देखो, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक, कहीं कोई ट्रेड का मौका हो तो अपन उस पर चर्चा कर लेंगे। हर्षदा, नंबर्स कैसे दोनों के? यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया पर फटाफट से पहले नजर डाल लेते हैं। इस केस में हमने देखा है जो कंपनी का दरअसल परफॉर्मेंस है, मुनाफे के फ्रंट पर 7% ऊपर आया, ब्याज से आय में भी 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार है, 5% के नीचे का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए भी 1.22% के आसपास आता हुआ। कंपनी ने इस बारी करीब 1825 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग की है, तो प्रोविजनिंग कुछ बड़ी है, उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मार्जिन्स पर गौर करेंगे तो 3% के नीचे के मार्जिन्स दरअसल इस बार आते हुए दिखाई दिए हैं। मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और साथ ही साथ स्लिपेजेस में 55% का इजाफा देखने को मिल रहा है। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है वो अंडरवेट है, टारगेट इनका 124 का आया है। यूनियन बैंक पर अब आ जाते हैं। ब्याज से आय में करीब 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, 9,437 करोड़ का फिगर। मुनाफा 19% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एसेट क्वालिटी में कुछ सुधार है, 4.76% का ये ग्रॉस एनपीए है, बढ़ा नहीं है, इनफैक्ट घटा है ये,
और नेट एनपीए 1.08% से 1.03% पर आता हुआ। यहाँ पर स्लिपेजेस थोड़े से बड़े हैं, 24% के आसपास, थोड़े नहीं इनफैक्ट काफी बड़े हैं, और मार्जिन आप देखिएगा ये 3% के आसपास स्टेडी आपको दिखाई दे रहे हैं। रचना जी, किसी में कुछ दमखम ट्रेड वेड बन रहा है कहीं पे? जी, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करी जाए तो यूनियन बैंक इज बेटर प्लेस्ड। यहाँ पे चार्ट में कोई करंटली कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल भले ना दिखाई दे रही हो, लेकिन प्राइस एक्शन कंजेशन जोन पे है तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जरूर बनता है। और लास्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे एक टेल वाली कैंडल बनी है, तो अगर 145 के ऊपर यूनियन बैंक का प्राइस जाता है तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी, और 145 के ऊपर इसका टारगेट होगा 152 एंड 156। तो 145 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है, और उस केस में 142 के ऊपर हम एसएल लगाएंगे और 152 तक का और 156 तक का टारगेट लगा के एक उम्मीद बना सकते हैं यूनियन बैंक में। बैंक ऑफ इंडिया में वीकनेस है तो उसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, इलेक्शन सिलेक्शन की पिक्स आज जो लेनी है, मयूरेश लौट के आए तो प्रोड्यूसर साहब ने पहली फुर्सत में उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया है, तो मयूरेश से एक बढ़िया सी पिक लेंगे अपन, और साथ में आज चलेंगे सचिन के पास, उनसे जानेंगे एक आइडिया। उस बीच पहले गुड बैड अगली यानी कि बाकी के सारे कैश के नंबर्स का एक क्विक रैप अप अपनी कन्वीनियंस के लिए। हर्षदा, क्या क्या अब बहुत सारे नंबर्स हैं आशीष, जो अच्छी कैटेगरी में है उसमें बीएमएल आपकी स्क्रीन पर आएगा, दिलीप बिल्डकॉन, थर्मैक्स आएगा, ये सारे अच्छे नंबर्स हैं। मुनाफे में 63% का इजाफा, बीएमएल में 9% की आय ग्रोथ है। यहाँ पर एबिटा लेवल पर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। थर्मैक्स में 22% मुनाफा बढ़ा है, आय 20% बढ़ी है। दिलीप बिल्डकॉन के लिए हमने देखा है कंपनी ने प्रॉफिट दरअसल पेश किया है वर्सेस अ लॉस, तो वो एक अच्छी चीज है। आय करीब 19% बढ़ती हुई। एडवांस्ड एंजाइम में लॉस आया है, लेकिन आप देखिएगा यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट में दबाव आया है, लेकिन आय में अच्छी खासी ग्रोथ और ऑपरेशनली अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी का। एबिटा और मार्जिन्स अगर आप ध्यान दें, अमी ऑर्गेनिक के भी केस में वही है, प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी फीकी है, लेकिन इनका रेवेन्यू एबिटा सब बढ़कर आता हुआ दिखाई दिया है। सिरमा एसजीएस एक और अच्छा नंबर है जहां पर हमने देखा है मुनाफा करीब 5% बढ़ता हुआ, लेकिन रेवेन्यू एबिटा सब में ग्रोथ देखने को मिली है, 67% रेवेन्यू ग्रो हुआ है। आईटीडीसी के केस में मुनाफे में अच्छा इजाफा है, रेवेन्यू भले ही फ्लैट रहा हो। कल्याण ज्वेलर्स 97% का मुनाफा में इजाफा, 34% रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल रही है। और पिरामल फार्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 100% से ज्यादा का मुनाफे में इजाफा, और यहां पर आय में करीब 18% तक की ग्रोथ दर्ज हुई है। किसने निराश किया है वो है फिनेलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैटिश आप देखेंगे परफॉर्मेंस, आय और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी का। अपोलो एपीएल अपोलो के केस में मुनाफे पर प्रेशर है, बिट्टा में प्रेशर है, रेवेन्यू थोड़ा सा स्केल होता हुआ दिखाई दिया है। मेगमनी ऑर्गेनिक्स के केस में हमने देखा है थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ रेवेन्यू बिट्टा पर। टीसीआई एक्सप्रेस ने यहाँ पर निराश किया है, और वीआईपी इंडस्ट्रीज के केस में हम देख रहे हैं नंबर्स वैसे आप देखिएगा बिट्टा लेवल पर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनफैक्ट वो नंबर्स हैं। 24 करोड़ का घाटा वीआईपी दिखा रहा है, और लगातार वो लॉस कम जरूर हुआ है, लेकिन लॉस में अभी भी बने हुए हैं। और बाकी के स्टॉक्स की न्यूज़, जेएसडब्ल्यू स्टील अप्रैल का क्रूड प्रोडक्शन फ्लैट रहा है, ज्यादा कुछ इजाफा नहीं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 88% के आसपास है। आयरन और अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, उसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पर आ रहा है। जाइडस लाइफ यूएस एफडीए की तरफ से आर्थराइटिस की एक दवा को मंजूरी मिल चुकी है। लुपिन भी रेडार पर रहेगा। रीलॉन्च किया है इन्होंने एक यूएस में दरअसल एक पर्टिकुलर टैबलेट मीराबर्ग्रॉन जो एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट है, इसकी बीच में इंस्पेक्शन हुई थी, कुछ कोर्ट में मामला गया था, वो रेडार पर रखेंगे। और यथार्थ हॉस्पिटल ने दरअसल एक एक्विजिशन किया है, फरीदाबाद में 200 बेड का एक एक्विजिशन है, एंटरप्राइज वैल्यू करीब 116 करोड़ के आसपास की है। कल से यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं यथार्थ के नाम से। हो गए इंपॉर्टेंट सारे स्टॉक्स न्यूज़ कवर।